नमस्कार। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑडियो आर्टिकल के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम इसका एक परिचय देखेंगे, साथ ही इस एक्ट के उद्देश्य क्या है और इस एक्ट में मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं ये भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 में क्या क्या संशोधन किए गए हैं और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकारी उपाय क्या हैं और राष्ट्रीय वन्य जीव योजना क्या है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वन संरक्षण एक्ट 1972 है क्या। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत वन्यजीव को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। आइए अब देखते हैं इस एक्ट के उद्देश्य क्या हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को प्रमाणित सुरक्षा प्रदान करना है। कुछ क्षेत्रों को अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है और प्रतिबंध के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था भी करता है। आइए अब जानते हैं कि वन्यजीव एक्ट के अंतर्गत मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रावधान है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना मना है। इसके साथ ही वन्यजीवों के शरीर, अंग और चमड़ों का व्यापार करना, सजावट के तौर पर इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरे प्रावधान के अंतर्गत वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न नदियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। ये एक्ट केवल जंगली जानवरों ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करता है। वन्यजीव एक्ट में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्यजीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वन्यजीव एक्ट की 6 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। इसकी सूची 1 क्या है ये जान लेते हैं पहले। इस अनुसूची 1 में 43 वन्यजीव शामिल हैं जिसमें एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इस सूची में सुअर से लेकर कई तरह के हिरन, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, कई तरह की जंगली बिल्लियों, बारहसिंगा, उल्बिलाव, रीछ और हिमालय में पाए जाने वाले कई जानवरों के नाम शामिल हैं। अनुसूची 1 के भाग 2 में कई जलीय जंतु और सरीसृप भी मौजूद हैं। इस अनुसूची के 4 भाग हैं। अब देख लेते हैं अनुसूची 2 क्या है। इस अनुसूची में शामिल वन्यजीवों के शिकार पर कई धाराओं के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। इस सूची के भाग 1 में कई तरह के बंदर, लंगूर, सेही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं। इसी सूची के भाग 2 के अंतर्गत भी कई जानवरों को शामिल किया गया है। अधिनियम के अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्यजीव को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है क्योंकि इनके लिए इसमें निर्धारित सजा बहुत कम की गई है। इसी तरह अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन इनके लिए यहाँ पर निर्धारित सजा का प्रावधान कम है। वहीं अनुसूची 5 में भी जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है, जबकि अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। अब जान लेते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत दंड का क्या प्रावधान किया गया है। अगर सूची 1 और सूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है तो उसमें कम से कम 3 साल के जेल का प्रावधान है। हालांकि इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम सजा का प्रावधान 3 साल, अधिकतम सजा का प्रावधान 7 साल और न्यूनतम आर्थिक दंड 10,000 रुपए और मैक्सिमम जुर्माना 25 लाख रुपए है। दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन कम से कम जुर्माने की रकम 25,000 रुपए तक हो सकती है। जानवरों की खाल या फिर गलीचा इकट्ठा करना अपराध है जिसमें 1 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देख लेते हैं जुर्माने के नए प्रस्ताव में क्या प्रावधान किया गया है।
जंगली जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने नया प्रस्ताव रखा है कि शिकार करने पर 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब ये रकम 50 लाख तक हो सकती है। अब जान लेते हैं कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 में मुख्य प्रावधान क्या क्या है। इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने में 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें वन्यजीव प्राधिकरण को बरामदगी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में वन्य जीवों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए या अधिकतम 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवास स्थलों के प्रबंधन और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। अब देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकारी उपाय क्या क्या किए गए हैं। सबसे पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 नए अनुच्छेद 48A और 51A को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा निर्देश देने का कार्य करता है तथा राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य वन विभागों की होती है। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ। वर्ष 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके साथ स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना भी की गई। आगे बढ़ते हुए 1956 में पुनः भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। फिर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये एक व्यापक केंद्रीय कानून है जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों और अन्य विलुप्त प्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन जीव योजना 1983 में प्रारंभ हुई। भारत में संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वनों, राष्ट्रीय पार्कों तथा 515 वन्यजीव अभ्यारण्य, 41 संरक्षित रिजर्व्स और 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्यों को अनुभव करते हुए 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को अपनाया गया, जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी और उनकी सहायता पर बल दिया गया। आइए अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव योजना क्या है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीवों के संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण हेतु 15 वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2017 से लेकर 2031 तक के लिए तैयार की गई ये योजना वर्ष 2017 में 2 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस योजना का लक्ष्य वन्यजीवों के लिए नैदानिक सुविधाओं की व्यवस्था करना और जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना है। इसी के अंतर्गत हम जानते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान क्या है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। ये संस्थान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी के अंतर्गत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। ये वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत इस ब्यूरो का गठन किया गया। इस ब्यूरो ने देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशांसिक इकाई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से हैं जिसमें भारत की भागीदारी है। इसके अंतर्गत पहला है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी साइट्स। दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज यानी IUCN। तीसरा है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IRUC एंड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटिंग स्पीसीज यानी CMS। अब आगे जानते हैं कि भारत के द्वारा प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी शुरू की गई हैं। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है
1970 में ये परियोजना की शुरुआत कस्तूरी मृग परियोजना। ये योजना कस्तूरी मृग समखुर युक्त खुरदार स्तनधारियों का एक समूह है। ये मोशिड परिवार का प्राणी है। कस्तूरी मृगों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जो सभी आपस में बहुत समान है। कस्तूरी मृग सामान्य मृग से अधिक आदिम है। नर कस्तूरी मृग के शरीर के पिछले भाग में स्थित एक ग्रंथि से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है जो विश्व के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, जिसके कारण लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप कस्तूरी मृग की प्रजाति विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। अतः भारत सरकार ने वर्ष 1970 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की थी। अगली परियोजना है प्रोजेक्ट हगुल, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था। हगुल यूरोपीय रेडियर प्रजाति का लाल हिरण की एक नस्ल है। भारत में इसका निवास स्थान कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है। कश्मीर में यह मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त होता है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। भारत सरकार द्वारा 1970 में हगुल के संरक्षण के लिए हगल परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रोजेक्ट है गिर सिंह परियोजना, जो कि 1972 में शुरुआत की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। गिर के जंगल को वर्ष 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था, जबकि 1972 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अब यहाँ शेरों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके तहत शुरू में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 50 हो चुकी है, जो विभिन्न 18 राज्यों में स्थित है। एक आंकड़े के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.21% भूभाग पर बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। बाघ परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए बाघों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करना है और साथ ही लोगों के लाभ, शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसकी जैविक महत्ता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हर समय इसकी रक्षा करना है। अगला प्रोजेक्ट है कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट। ऑलिव रिडले नामक कछुए उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है। भारत में ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए विलुप्ति के कगार पे हैं। अतः उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में कटक जिले में भीतरकर्णिका अभ्यारण्य में इनके संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की, जिसे कछुआ संरक्षण परियोजना कहते हैं। अगली परियोजना है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। इसके अंतर्गत घड़ियाल की गिरती हुई संख्या को देखते हुए वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की सहायता से उड़ीसा के तिकड़पाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। अगली परियोजना है मणिपुर थामिन परियोजना। लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण के लिए वर्ष 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगली परियोजना है गैंडा परियोजना। एक सींग वाले गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं, जहां इनकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्रों तक सीमित है। एक सींग वाले गेंडों के सींगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कीमत है। इस कारण इन गेंडों का अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप इनकी संख्या काफी कम हो गई। अतः भारत सरकार ने वर्ष 1987 में गेंडा परियोजना की शुरुआत की। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। साल 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई। इसका उद्देश्य हाथियों का संरक्षण, उनके आवास की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना था। इस परियोजना को मुख्य रूप से 13 जिलों जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। इन राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी हाथी परियोजना के तहत लघु सहायता प्रदान की जा रही है।
अगली परियोजना है लाल पांडा परियोजना। ये पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कैट बियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी कम होती जा रही जनसंख्या के कारण वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमाचल जंतु पार्क में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रोजेक्ट है माइक प्रोजेक्ट। यह हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। वन्यजीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा 2003 में माइक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की अवैध हत्या के स्तरों को कम करना है। असम में, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और केरल राज्यों में माइक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रोजेक्ट है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। गिद्धों के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। अगली परियोजना है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ एक सुंदर लेकिन अत्यंत दुर्लभ जीव है। यह जीव हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में वृक्ष विहीन स्थानों पर देखने को मिलता है। इस फुर्तीले वन्य जीव का शिकार इसकी हड्डियों, चमड़े और नाखून के लिए किया जाता है। हिम तेंदुए घटती हुई संख्या को देखते हुए 2009 में इसके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। आइए अब देख लेते हैं आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया सवाल क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किस जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता है। 1. घड़ियाल, दूसरा भारतीय जंगली गधा, तीसरा जंगली भैंस। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3 तीनों। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारे द्वारा पिछले ऑडियो आर्टिकल के अंक में सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमें उम्मीद है आज का ये अंक आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरीज या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।